हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट पर हम बात करेंगे और ये जजमेंट आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड है। मेंटेनेंस केस में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, जितना जिसको पता होता है उसके अनुसार वो चलता है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप एक अच्छी जॉब में मेंटेनेंस का केस अचानक से आपके ऊपर आ जाता है या आपको पता चल जाता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस हो जाएगा। अब आपके मन में कई सारी चीजें आती हैं, कई सारे एडवाइस भी आप लेते हैं। कई बार आपके मन में आता है कि मैं जॉब को छोड़ दूं तो क्या होगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जॉब छोड़ना मुमकिन भी नहीं होता। कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, ऐसी जॉब होती है जो आप छोड़ नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और मेंटेनेंस ही एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे डिसाइड होता है कि आपका मामला कितना लंबा चलेगा या कितना जल्दी सेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने माइंड में सोच के बैठा है कि उसको 50,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन ऑर्डर होता है 8,000 रुपये महीने का। तो आधी चीज़ तो वहीं खत्म हो जाती है, मतलब आधा मनोबल तो वहीं टूट जाता है। फिर जो 8,000 का ऑर्डर हुआ है वो भी उसको आपको पता है कोर्ट में कैसे मिलता है, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो भी स्मूथली नहीं मिलता। तो बचा हुआ मनोबल वहां टूट जाता है। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा 10,000, उसको 10,000 ही मिल गया, या किसी ने सोचा मुझे मिलेगा 25,000, उसे 25,000 ही मिल गया, तो दोस्तों ऐसे में फिर वो लोग कैलकुलेशन करते हैं और आपका सेटलमेंट कभी हो नहीं पाता है। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि साहब मैं अपने आप को माता पिता से बेदखल करा लूंगा और खुद को मैं बेरोजगार दिखा दूंगा, तो ऐसे केस में मेरे ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगा। दोस्तों, इस तरह से कई सारे लोग करते भी हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं मेंटेनेंस से बचने के। आज का जो जजमेंट है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जजमेंट है, जो भी रिसेंटली आया है। ये जजमेंट दोस्तों उन मामलों में है जहां पर एक पति अपने आप को मेंटेनेंस केस में ये कहता है कि साहब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूं। अब ऐसे में कोर्ट क्या तय करेगा। अब इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं। अभी मैं इस जजमेंट से हट के आपको बता रहा हूं। एक काफी पुराना मामला हमारे पास था गुजरात का। उसके अंदर सेम स्थिति थी। पति ने बोला साहब मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो उस मामले में कोर्ट ने उसके पिछले रिकॉर्ड को खंगाला। आप पहले क्या करते थे, किस कंपनी में थे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वहां से आपको कितनी सैलरी मिलती थी, उस सैलरी स्लिप को लगाओ और वो जो पुराना उसका डेटा था, उस डेटा के आधार पे अच्छा खासा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। आई थिंक 30-40,000 रुपये महीने का ऑर्डर कर दिया था, ये कहने के बावजूद कि वो बेरोजगार है। तो एक परिस्थिति तो ये भी बन सकती है। एक परिस्थिति होती है जहां पति कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूं, लेकिन पीछे की कोई भी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। ऐसे में क्या होगा। तो आज का जो वीडियो है, हम ऐसे मामलों की बात कर रहे हैं जब पति आके कह रहा होता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। यहां पर जनरली कोर्ट क्या देखता है कि पति स्वस्थ है, काम करने में सक्षम है, कैपेबल है, इन चीजों को मेन देखता है। तो दोस्तों, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति जो एबल बॉडीड है, कैपेबल है, वो कोर्ट में ये कह दे कि मैं तो बेरोजगार हूं और मेरे पे मेंटेनेंस ना लगे, तो इस बात पर हाईकोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा। तो इस बात पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी कि एक सक्षम और स्वस्थ एबल बॉडी व्यक्ति, हस्बैंड, ये कह करके नहीं बच सकता है मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से कि वो बेरोजगार है। कोर्ट ने यह कहा कि कानूनन पति का यह कर्तव्य है कि वो पत्नी, वो बच्चों के भरण पोषण के लिए शारीरिक श्रम यानी कि मजदूरी करके भी पैसा कमाए, उसके लिए भी वो बाध्य है। यानी कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा कि भैया अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बेरोजगार हैं तो आपके ऊपर मेंटेनेंस ना बंधे। अगर आप ये कहते हैं आप बेरोजगार हैं लेकिन आप स्वस्थ हैं, तो आप उनके भरण पोषण के लिए चाहे मजदूरी करें, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल होता भी यही है। जहां पर पति की इनकम का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, वहां कोर्ट ये अंदाजा लगाता है कि भाई अगर ये मजदूरी भी करता तो कितना कमा लेता। अब आज के समय पे देखो, एक मजदूर भी 900-1,000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। अब उसके हिसाब से 30,000 रुपये महीना तो वही कमा लेता है। अब 30,000 रुपये महीना अगर वो कमा लेता है, उसका 20% भी दे तो 6-7,000 रुपये पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है। तो ये मानते हुए कि हाँ भाई वो मजदूरी करता है, मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। ये प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। और इस जजमेंट के अंतर्गत भी हाई कोर्ट ने यही बात कही कि भैया आप ये कह करके नहीं बच सकते कि आप बेरोजगार हो, चाहे मजदूरी करो, शारीरिक श्रम करो, लेकिन आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। तो यानी ये तरीका सही नहीं कहा जा सकता कोर्ट में। यानी अगर आप कोर्ट के अंदर आ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं कुछ भी नहीं करता। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है और कहीं ना कहीं कोर्ट ऐसा सोचता है कि जानबूझकर इस प्रकार की चीजें कर रहा है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो कुछ भी ना करे, क्योंकि खाना तो ये भी खा ही रहा होगा कहीं ना कहीं से, इसके भी घर की जिम्मेदारियां होंगी, वो भी पूरी कर रहा होगा। कोर्ट तक आया है किसी बाइक पे, कार में, किसी में तो आया होगा, पेट्रोल भी डलवा ही रहा होगा। यानी पैसे का कोई ना कोई सोर्स तो है ही, लेकिन झूठ बोल रहा है। मतलब आपकी एक बैड इंटेंशन कोर्ट के सामने आती है इससे, और मेंटेनेंस तो तब भी लगना ही लगना है। तो इसलिए सजेस्टिबल यही है कि खुद को पूरे तरीके से बेरोजगार ना दिखा करके कुछ ना कुछ इनकम अपनी कोर्ट में जरूर दिखाएं, ताकि उसके आधार पे आपका मेंटेनेंस बंधे और आपकी इमेज भी कोर्ट के सामने खराब ना हो। तो इस प्रकार से अगर आप कोर्ट में आगे चलते हैं
तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। बाकी आप सबके मामलों की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपको अपने मेंटेनेंस के मामलों में कौन सी रणनीति पर काम करना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।